स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मान सिंह राजपूत। आज का आपका टॉपिक है युग्मित दोलक, कपल्ड ऑक्सीलेटर। तो युग्मित दोलक क्या होते हैं, किस प्रकार से मोशन करते हैं, उनके बारे में जानने के लिए सबसे पहले मैं बात करता हूं सरल आवर्त गति की। सरल आवर्त गति, सिंपल हार्मोनिक मोशन। बच्चों, कौन सी मोशन? सिंपल हार्मोनिक मोशन। जब हमने इसके एग्जाम्पल देखे थे तो एग्जाम्पल में एक एग्जाम्पल था बच्चों सरल लोलक। सरल लोलक अर्थात सिंपल पेंडुलम। क्या था बच्चों? सरल लोलक, सिंपल पेंडुलम। क्या होता था सिंपल पेंडुलम में? एक दृढ़ आधार से स्मॉल एल लंबाई के तार से एक मास लटका हुआ होता था। स्मॉल एल लंबाई के तार से इस मास का क्या था? कैपिटल एम, स्मॉल एम द्रव्यमान का कोई मास होता था। ये कंडीशन है बच्चों साम्य अवस्था वाली कंडीशन, इक्विलिब्रियम कंडीशन, साम्य कंडीशन। जब इसको मैं विस्थापित करके छोड़ देता कुछ समय अंतराल टी के पश्चात, तो देखो ये किस प्रकार से इसकी डायग्राम होता। कुछ इस प्रकार से मैंने इसको विस्थापित करके छोड़ दिया। ये एंगल बच्चों थीटा, कौन सा एंगल है? ये थीटा। और ये था आपका पॉइंट ऑफ ओरिजिन, जिसे आप बोल रहे थे साम्यावस्था बिंदु। यहां से पार्टिकल कहां विस्थापित करके छोड़ दिया है? कुछ दूरी पर विस्थापित करके छोड़ दिया है। तो ये पार्टिकल वापस कहां आने का प्रयास करेगा? साम्यावस्था बिंदु की तरफ। और नीचे क्या लगेगा? भार बल mg। और ये जो वेग का घटक होगा बच्चों, mg का जो घटक होंगे, देखो क्या क्या हो जाएंगे। ये एंगल थीटा तो ये भी थीटा, ये एंगल थीटा तो ये भी थीटा। तो ये क्या हो जाएगा? थीटा के साथ जो एंगल बनेगा mg कोस थीटा। और ये वाला घटक क्या हो जाएगा बच्चों? mg साइन थीटा। क्या हो जाएगा? mg cos थीटा, थीटा के साथ वाला, और ये mg साइन थीटा। अब देखो ये जो डोरी लटक रही है स्मॉल एल लंबाई के तार से, मास लटक रहा है स्मॉल एल लंबाई के तार से, स्मॉल एल लंबाई के तार से, तो इसमें क्या उत्पन्न होगा? तनाव बल। जब ये क्या करेगा? मोशन में आएगा तब। तो तनाव बल को कौन संतुलित कर लेगा? mg cos थीटा। T बराबर mg cos थीटा। ये तो इससे संतुष्ट हो जाएगा। और ये mg sin थीटा वाला कंपोनेंट द्रव्यमान m को वापस कहां लाने का प्रयास करेगा? साम्यावस्था बिंदु पर। कहां पर लाने का प्रयास करेगा? साम्यावस्था बिंदु पर। तो देखो जो प्रत्यानयन बल आघूर्ण होगा, घूर्णन गति की बात करते हैं तो जो बल होता है वो किस में चेंज हो जाता है बच्चों? बल आघूर्ण में। घूर्णन गति में किसकी बात करेंगे हम? बल आघूर्ण की। तो प्रत्यानयन बल आघूर्ण क्या होगा? एफ ऑफ आर बराबर, या फिर बोल सकते हो प्रत्यानयन बल यहां पर किसके रूप में होगा? माइनस ऑफ mg साइन थीटा के बराबर। अब जब मैं सरल लोलक की बात कर रहा था तो सरल लोलक ओनली ऑन एक ही चर पे डिपेंड कर रहा है, या फिर आप बोल सकते हो कि जो इसकी गति है, सरल लोलक की जो गति है वो क्या है? स्वतंत्र है। अर्थात ये स्मॉल m द्रव्यमान का पिंड किसी भी अन्य द्रव्यमान के पिंड से किसी भी स्प्रिंग या किसी भी के द्वारा जुड़ा हुआ नहीं है। अर्थात ये जो मोशन करेगा, यदि इधर विस्थापित करके छोड़ दिया थोड़ा सा, तो वापस से मोशन करेगा, फ्रीली मोशन करेगा। किसके अबाउट? ओरिजिन ओ के अबाउट, साम्यावस्था बिंदु ओ के सापेक्ष स्वतंत्र रूप से क्या करेगा? दोलन करेगा। तो यहाँ पे जो स्वतंत्र रूप से दोलन करेगा, और जिस कंपन दोलन करते समय इसमें जो कंपन उत्पन्न होंगे वो क्या कहलाएंगे? इसकी कंपन की विधा। क्या कहलाएगी? कंपन की विधा। और यदि दोलन एक ही आवृत्ति से हो रहे हैं तो
ऐसी कंपन की विधा कहलाएगी आपकी नॉर्मल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन, कंपन की प्रसामान्य विधा। क्या बच्चों? कंपन की प्रसामान्य विधा। जब दोलन या कंपन, जब कंपन एक ही आवृत्ति, जब कंपन एक ही आवृत्ति ओमेगा से हो रहे हों, तो ऐसी आवृत्ति क्या कहलाएगी आपकी कंपन की प्रसामान्य विधा, नॉर्मल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन। अब इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए यदि मैं बात करूं ऐसी किन्हीं दो सरल लोलकों को मैं आपस में इनके स्मॉल m द्रव्यमान को साम्यावस्था की स्थिति में किससे जोड़ दूं? एक स्प्रिंग नियतांक स्प्रिंग K से, जिसका बल नियतांक क्या है आपका कैपिटल K। तो देखो ना, तो इस प्रकार की जो व्यवस्था होगी, अरेंजमेंट होगा आपका, क्या कहलाएगा? युग्मित दोलित्र। और यहाँ पर जो द्रव्यमान स्मॉल m हैं, दोनों किससे जुड़े होंगे? एक स्प्रिंग के द्वारा। देखो किस प्रकार, ये कोई दृढ़ आधार है आपका, ये स्मॉल l लंबाई के डोरी से आपने स्मॉल m द्रव्यमान जोड़ दिया यहाँ पर। इसी प्रकार अगेन एक और स्मॉल m द्रव्यमान का पिंड लटका दिया, किससे? स्मॉल l लंबाई के तार से या डोरी से। और ये आपस में किसके द्वारा जुड़े हुए हैं? स्प्रिंग के द्वारा, जिसका बल नियतांक क्या है? कैपिटल K। ये तो है इसकी साम्यावस्था की स्थिति, जब पार्टिकल्स या फिर दोनों द्रव्यमान जो m है, इसको मान लो फर्स्ट और इसको मान लो सेकंड, इनमें से किसी को भी विस्थापित नहीं किया जा रहा है। कौन सी स्थिति है ये? साम्यावस्था की स्थिति। कौन सी स्थिति है बच्चों? साम्यावस्था की स्थिति। अब इन पार्टिकल्स का मोशन किस प्रकार से होगा? देखो, यदि मैं इनमें से किसी भी एक द्रव्यमान के पिंड को विस्थापित करके छोड़ दूं, तो उस एक द्रव्यमान के विस्थापित होने के फलस्वरूप दूसरा द्रव्यमान भी किस में आएगा? मोशन में आएगा। किसके कारण? क्यों? क्योंकि ये स्प्रिंग के द्वारा जुड़े हुए हैं। जब एक पिंड मोशन करेगा तो दूसरा पिंड भी मोशन में आएगा, बिकॉज पहला पिंड स्प्रिंग के द्वारा स्थानांतरण गतिज ऊर्जा या ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी किसको ट्रांसफर करेगा? दूसरे पिंड को। तो अर्थात हम यह बोल सकते हैं कि युग्मित दोलित्र में कोई भी पिंड जो होता है वो स्वतंत्र रूप से दोलन नहीं करते हैं। क्या होता है? युग्मित दोलित्र में जो पिंड होते हैं वो स्वतंत्र रूप से दोलन नहीं करते, इनके दोलन जो होते हैं एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। तो देखो, ये तो थी आपकी साम्यावस्था की स्थिति। अब यदि हम मोशन की बात करें तो देखो, विस्थापित करके छोड़ दिया, उसके पश्चात की बात कर रहे हैं, जब हमने पिंड को विस्थापित करके छोड़ दिया है। ये आपस में किसके द्वारा जुड़े हुए थे? स्प्रिंग द्वारा। और स्प्रिंग का बल नियतांक क्या था बच्चों? कैपिटल K। इसको मान लूं मैं M और M, इसको दे दो 1 और इसको 2 के। और देखो सेम, ये कितना विस्थापित हुआ? इसको मान लिए जैसे 2 है तो x2 दूरी पर और ये x1 दूरी पर। ओके, ये x2 दूरी पर और ये x1 दूरी पर। और ये एंगल थीटा, ये एंगल भी थीटा, स्मॉल l, और ये क्या है? दृढ़ आधार से लटके हुए हैं। ये कब है? जब आपने किसी भी एक पार्टिकल को, किसी भी एक पिंड को विस्थापित करके छोड़ दिया है, तो दूसरा पिंड भी मोशन में आएगा, बिकॉज ऑफ स्प्रिंग के द्वारा क्या ट्रांसफर होगी? स्थानांतरण गतिज ऊर्जा। और कब ट्रांसफर होगी? जब ये अपने मैक्सिमम, जब पहला पिंड जो आपने विस्थापित किया है वो अपने मैक्सिमम दूरी तक पहुंच जाएगा। के जब तक नहीं पहुंचेगा तब तक इसकी एनर्जी क्या रहेगी? 0 रहेगी। या फिर ये बोल सकते हो किसी एक टाइम में किसी एक ही पिंड की एनर्जी होगी, जैसे E2 बराबर लिख दूं 0 तो E1 नॉट इक्वल टू 0। के स्पष्ट, E1 इक्वल टू 0 तो E2 नॉट इक्वल टू 0।
समझ रहे हो? पहला पिंड कंप्लीट दोलन करने के पश्चात बाकी एनर्जी किसको ट्रांसफर करेगा? दूसरे पिंड को, जिससे वह भी किस में आएगा? दोलन की अवस्था में। अब देखो बच्चों, जैसे हम सरल लोलक में बात कर रहे थे, ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, और नीचे कौन सा बल लगेगा बच्चों? भार बल, जिसे रिप्रेजेंट करेंगे हम mg के द्वारा। भार बल mg, ये एंगल थीटा, तो ये भी थीटा बच्चों, ये भी थीटा, तो ये क्या हो जाएगा? mg कोस थीटा, mg कोस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट होगा बच्चों mg साइन थीटा, mg साइन थीटा, टेंशन फोर्स टी, टेंशन फोर्स टी, जो किसके द्वारा संतुलित हो जाएगा बच्चों? mg कोस थीटा के द्वारा। किसके द्वारा संतुलित हो जाएगा? mg कोस थीटा के द्वारा। अब यदि मैं बात कर लूं, यदि मैं इनको मानता कि ये m2 द्रव्यमान का पिंड है और ये m1 द्रव्यमान का पिंड है, क्या? ये m2 द्रव्यमान और ये m1 द्रव्यमान, और लेट सपोज, लेट माना m1 बराबर m2 बराबर क्या है? स्मॉल m के बराबर, अर्थात ये जो दोनों द्रव्यमान हैं इनके द्रव्यमान आपस में क्या है? समान मान लिए हमने, m1 बराबर m2 बराबर m के बराबर के। अब देखो बच्चों, अब यहां पर दो पिंड हैं, जैसे कि हम सरल लोलक में बात कर रहे थे कि जो एक सिंगल पिंड था वो स्वतंत्र रूप से दोलन कर रहा था, अर्थात वो किसी एक ही चर पे डिपेंड कर रहा था, तो उसके जो कंपन हो रहे थे उसकी आवृत्ति भी क्या थी? एक ही थी, और उस कंपन की आवृत्ति को बोलते थे हम कंपन की प्रसामान्य विधा। अब यहाँ पे दो अलग अलग द्रव्यमान के पिंड हैं जिनको हमने बाद में क्या माना है? m1 बराबर m2 बराबर m। तो ये दोलक किसी अलग आवृत्ति से कंपन करेगा, ये किसी अलग से करेगा। देखना, समझने की कोशिश करना, जब मैंने किसी एक दोलक को विस्थापित करके छोड़ा, तो विस्थापित किया तो उस टाइम पर उसके पास क्या होगा? एक्सीलरेशन ज्यादा होगा, फोर्स उसको प्रोवाइड करवाया तो एक्सीलरेशन ज्यादा होगा। जब तक ये दोलक अपने मैक्सिमम आयाम तक या फिर मैक्सिमम रीच तक दोलन नहीं कर लेता, तब तक ये दूसरे पिंड को अपनी जो बाकी बची कुछ एनर्जी है वो ट्रांसफर नहीं करेगा, और अपने मैक्सिमम विस्थापन करने के पश्चात, ये दोलन के मैक्सिमम विस्थापन तक पहुंचने के पश्चात ये अपनी एनर्जी, जो बाकी एनर्जी है, पहली एनर्जी खर्च हो चुकी है कुछ, और जो बाकी एनर्जी है वो स्प्रिंग के द्वारा किसको ट्रांसफर किया? दूसरे पिंड को। तो दूसरा पिंड किस में आया? मोशन में आया। तो आप एक बात सोचो, पहले जो हमने एक्सीलरेशन दिया, तो पहले सबसे पहले जिसको एक्सीलरेशन मिला है उसके कंपन क्या होंगे? अधिक आवृत्ति से होंगे, और फिर जो एनर्जी उसकी बची है वो दूसरे पिंड को दी तो उसके कंपन कुछ कम आवृत्ति से होंगे। फैक्ट बात है, कुछ एनर्जी लूज करके ही देगा दूसरे पिंड को। तो देखो, माना देखो क्या मानेंगे? जो x1 है 4 m1 द्रव्यमान के लिए, m1 द्रव्यमान के लिए जो विस्थापन होगा बच्चों x, वो किसके बराबर होगा? x बराबर x1 माइनस x2, और 4 m2 द्रव्यमान के लिए, m2 द्रव्यमान के लिए देखो क्या होगा? x2 माइनस x1, x बराबर x2 माइनस x1। अब हम ये कैलकुलेट करना चाह रहे हैं युग्मित दोलित्र में जो कंपन होंगे वो कौन कौन सी आवृत्ति से होंगे, क्या क्या आवृत्ति प्राप्त होती हैं। तो उसके लिए बच्चों देखो, ये डायग्राम बना रहने दो, उससे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको मिटा दूं मैं, अभी इस डायग्राम की हमको जरूरत पड़ने वाली है। अब हम जानते हैं कि देखो, ये जो mg sin थीटा वाला कंपोनेंट है वापस से क्या कर रहा है? पार्टिकल को कहाँ लाने का प्रयास कर रहा है? साम्यावस्था बिंदु की तरफ। जैसे मैं इसको दे दूं O और इसको दे दूं O डैश, ओके।
ओ और ओ डैश। तो देखो M1 या फिर M1 इसकी बात कर रहा हूं, और हमने द्रव्यमान क्या मान के चल रहे हैं, M1 बराबर M2 बराबर M, या फिर बोल दूं प्रथम, या M1 ही बोल दो, M1 द्रव्यमान के पिंड पर, M1 द्रव्यमान के पिंड पर कार्यरत कुल बल F बराबर, देखो क्या हो जाएगा, M1 द्रव्यमान के पिंड पर कितना बल कार्यरत है, तो देखो एक तो क्या है आपका प्रत्यानयन बल, कौन सा बल, प्रत्यानयन बल mg sin थीटा, जो वापस से क्या कर रहा है, M1 द्रव्यमान के पिंड को साम्यावस्था के बिंदु O डैश पर लाने का प्रयास कर रहा है। और साम्यावस्था बिंदु क्या होता है बच्चों, मैंने आपको पहले भी अवगत करा चुका हूं, ऐसा पॉइंट जिस पर पार्टिकल पर लगने वाले जितने भी फोर्स हैं उनका एल्जेब्रिक सम, बीजगणितीय योग किसके बराबर हो, शून्य के बराबर हो। तो अर्थात क्या बोल सकते हो, समीशन ऑफ एफ आई बराबर 0। तो यहां से जो एक्सीलरेशन मिलेगा आपको वो क्या मिलेगा, 0। तो वेलोसिटी क्या आएगी, कांस्टेंट, क्या आएगी, कांस्टेंट। ये किसकी कंडीशन है, आपकी इक्विलिब्रियम पॉइंट की कंडीशन। देखो टोटल M1 द्रव्यमान के पिंड पर कितना फोर्स लगेगा, एक तो आपका क्या लगेगा, प्रत्यानयन बल आघूर्ण, सॉरी प्रत्यानयन बल माइनस mg साइन थीटा। देखो बच्चों माइनस ही आएगा क्योंकि इसकी गति का क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है, इसलिए माइनस mg साइन थीटा और माइनस कैपिटल के प्रत्यानयन बल माइनस कैपिटल के M1 द्रव्यमान के पिंड के लिए विस्थापन क्या है, x1 माइनस x2। तो क्या हो जाएगा, कैपिटल के x1 माइनस x2, क्योंकि प्रत्यानयन बल क्या होता है, F बराबर माइनस ऑफ kx के बराबर। अब न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से हम जानते हैं, न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से देखो क्या होगा, न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से F बराबर m a, या फिर m a को क्या लिख सकते हो, डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में d2 x ओवर dt स्क्वायर। अब यहां बात कर रहे हैं हम M1 द्रव्यमान के पिंड के लिए, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, M1 द्रव्यमान के पिंड के लिए कितना विस्थापित हुआ है ओरिजिन से x1 दूरी तक। तो क्या हो जाएगा, m d स्क्वायर x1 ओवर dt स्क्वायर। इसको दे दो समीकरण नंबर 2 और इसको दे दो समीकरण नंबर 1। अब समीकरण नंबर 1 और 2 से या फिर समीकरण नंबर 1 और 2 की तुलना करने पर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो देखो ये भी F के बराबर है और ये भी F के बराबर है। M1 की बात कर रहे हैं, M1 की बात कर रहे हैं, पर बाद में हमने M1 बराबर M2 बराबर क्या मान लिया है, M के बराबर। तो मैं यहां से M1 की जगह पहले क्या कंसीडर करके चल रहा हूं, M। ओके, कंफ्यूज मत होना। तो देखो कंपेयर करोगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, M, देखो m d2 x1 ओवर dt स्क्वायर इक्वल टू माइनस ऑफ mg साइन थीटा, mg साइन थीटा माइनस ऑफ के x1 माइनस x2, यही प्राप्त होगा आफ्टर इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को कंपेयर करोगे। तो ये डायग्राम में अरेंज कर रहा हूं, आप पहले ही स्क्रीनशॉट ले लेना। अब देखना बच्चों, m का डिवाइड कर दो, क्या कर देंगे, m का डिवाइड। देखो क्या हो जाएगा, d2 x1 ओवर dt स्क्वायर, m से m कैंसिल आउट, m का डिवाइड करोगे इधर तो देखना क्या हो जाएगा, बराबर माइनस के g साइन थीटा माइनस के k ओवर m x1 माइनस x2।
अब जैसे हम सरल लोलक में बात करते थे, जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ है, जो कोणीय विस्थापन हुआ है, वो क्या हुआ है? अत्यल्प हुआ है। चूंकि थीटा क्या है? अत्यल्प है, इसलिए साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू थीटा। साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू थीटा। और थीटा बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? कौन बराबर क्या होता है? चाप बटे त्रिज्या। तो आप डायग्राम से चाप बटे त्रिज्या निकालोगे तो क्या आएगा? x1 ओवर एल के बराबर। क्या आएगा? x1 ओवर एल के बराबर। अब देखो यहाँ पे साइन थीटा के स्थान पर क्या रखोगे? पहले थीटा, और थीटा के स्थान पर x1 ओवर एल। तो मैं डायरेक्ट पुट कर दूं थीटा के स्थान पर x1 ओवर एल, या फिर एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं। देखो d2x ओवर d2x1 ओवर dt स्क्वायर इक्वल टू माइनस के जी थीटा और माइनस के k ओवर m x1 माइनस x2। अब थीटा की वैल्यू पुट कर दो बच्चों। देखो क्या हो जाएगा? d2x1 ओवर dt स्क्वायर इक्वल टू माइनस के जी, थीटा की वैल्यू क्या है बच्चों? x1 ओवर l। थीटा की वैल्यू क्या है? x1 ओवर l माइनस k ओवर m x1 माइनस x2। और सरल लोलक से हम जानते थे फ्रॉम सिंपल पेंडुलम जो कोणीय आवृत्ति होती थी ओमेगा नॉट का स्क्वायर किसके बराबर होती थी? g ओवर l के बराबर। किसके बराबर बच्चों? g ओवर l के बराबर। तो देखो यदि g ओवर l के स्थान पर क्या पुट कर दें हम? ओमेगा नॉट स्क्वायर। तो इक्वेशन किस प्रकार हो जाएगी? d2x1 ओवर dt स्क्वायर माइनस इक्वल टू माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर x1 और माइनस के x1 माइनस x2 के बराबर। यही हो जाएगा समीकरण। अब देखो ये समीकरण नंबर दे दो इसको 3। क्या हो जाएगा ये? समीकरण नंबर 3। तो एक बार देखो क्या समीकरण नंबर 3 हमारा सही आ रहा है? देखना बच्चों, समीकरण नंबर 3 प्राप्त हो गया आपको। तो समीकरण नंबर 3 से आगे बढ़ते हैं हम। इसी प्रकार किसके लिए करेंगे? m2 द्रव्यमान के पिंड के लिए। इसी प्रकार m2 द्रव्यमान के पिंड के लिए। इसी प्रकार m2 द्रव्यमान के पिंड के लिए देखो m2 द्रव्यमान के पिंड के लिए जो आपने डायग्राम पहले था आपका, उसमें से देखो m2 द्रव्यमान के पिंड के लिए हमने शुरू में क्या माना था कि विस्थापन क्या होगा? x बराबर x2 माइनस x1। यही होगा बच्चों विस्थापन x2 माइनस x1। और टोटल बल कितना हो जाएगा m2 द्रव्यमान के पिंड पर? देखो के लिए कुल बल m2 द्रव्यमान के पिंड के लिए कुल बल क्या हो जाएगा? F बराबर वही माइनस mg साइन थीटा। क्यों? क्योंकि m2 द्रव्यमान के पिंड को वापस खा लाने का प्रयास करेगा mg साइन थीटा साम्यावस्था बिंदु O की तरफ। माइनस mg साइन थीटा और माइनस प्रत्यानयन बल k और x क्या था यहाँ पर? x2 माइनस x1। देखो यहाँ x1 माइनस x2 की फॉर्म में आ रहा है, तो इसको भी x1 माइनस x2 की फॉर्म में लिखूंगा तो देखो क्या आ जाएगा? F बराबर माइनस mg साइन थीटा और प्लस के x1 माइनस x2। और अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ हम क्या जानते हैं? F बराबर क्या होता है? इसको दे दो समीकरण नंबर 4। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या हो जाएगा? अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन F बराबर m d2x2 ओवर dt स्क्वायर।
इक्वेशन नंबर 5 क्या हो जाएगा बच्चों, समीकरण नंबर 5। कंपेयर इक्वेशन नंबर 4 एंड 5, कंपेयर मतलब तुलना करने पर समीकरण नंबर 4 और 5 की। कंपेयर इक्वेशन 4 एंड 5। देखो समीकरण नंबर 4 और 5 की तुलना करोगे तो क्या मिल जाएगा, m d2x2। और देखो इस m में कंफ्यूज मत होना, क्योंकि हमने कंडीशन में शुरू में सपोज किया था कि m1 बराबर m2 बराबर m, तो इसलिए मैंने पहले से क्या कर लिया, ये m के बराबर, और ये भी किसके बराबर कर लिया, m के बराबर। नहीं तो होता m2g sin थीटा m2 d2x2 ओवर dt स्क्वायर। तो इसलिए हमने पहले ही कंसीडर कर चुके हैं, इसलिए यहाँ पे मैं वापस से क्या रख रहा हूँ, स्मॉल m की फॉर्म में। तो क्या हो जाएगा, देखो m d2x2 ओवर dt स्क्वायर इक्वल टू माइनस mg साइन थीटा प्लस के x1 माइनस x2 के बराबर। देखना बच्चों, यही वैल्यू प्राप्त हो रही है क्या आपको, दोनों इक्वेशन को कंपेयर करने के पश्चात m d2x2 ओवर dt स्क्वायर इक्वल टू माइनस mg साइन थीटा प्लस के x1 माइनस x2 के बराबर, यही प्राप्त हुई बच्चों। तो बच्चों ये जो आपका डेरिवेशन है, शायद ये लेक्चर आपका 2 पार्ट में हो। तो आज के लिए इतना ही, इससे आगे हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। धन्यवाद।